बोइंग 737 का एक विमान श्री विजया फ्लाइट 182 उड़ान की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। कैप्टन अफवान 54 वर्ष के थे और उनके पास 17,904 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इस एयरलाइन से पहले वो इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए काम किया करते थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर डीजीओ थे। इनके पास 5,107 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 6 एज अ पैसेंजर सफर कर रहे थे। इन 12 क्रू मेंबर्स के अलावा 50 पैसेंजर्स भी मौजूद थे। धीरे धीरे पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। यात्रियों के लगेज, खाने पीने का सामान प्लेन में लोड किया जाने लगा। उधर एक पायलट प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। बेसिकली ऐसे इंस्पेक्शन में पायलट प्लेन के चारों ओर घूमकर देखता है कि सब ठीक है या नहीं। इस प्लेन को पोंटिनाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जो कि है इंडोनेशिया में। पर इससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ कर पाता, तेज बारिश होने लगी। प्लेन को 1:40 में टेक ऑफ करना था, पर इस फ्लाइट में करीब 1 घंटे की देरी हो गई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली एटीसी ने प्लेन को टेक ऑफ कराने का परमिशन दे दिया। अब ये प्लेन तेज बारिश में रन करते हुए उड़ान भरने लगा। एटीसी ने कहा कि आप 29,000 फीट पर जाकर हमें दोबारा से कांटेक्ट कीजिए। कुछ देर बाद एटीसी ने रडार पर देखा कि ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक चुका है, इसीलिए उन्होंने दोबारा से कांटेक्ट किया। SJ-182, आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं। SJ-182, प्लीज जवाब दीजिए। एटीसी के लाख कोशिशों के बावजूद भी पायलट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अभी ये प्लेन करीब 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा था। एटीसी ने कहा कि स्टॉप क्लाइंबिंग, आप उसी एल्टीट्यूड पर बने रहें। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। एटीसी ने अपने रडार पर देखा कि ये प्लेन अचानक से नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में ये रडार से गायब हो गया। एटीसी लगातार गिरते हुए एल्टीट्यूड को देख रहे थे। इतनी तेजी से कोई प्लेन कैसे गिर सकता है? अगर प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑफ करके 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी छोड़ दिया जाए, तब भी ये प्लेन इतनी तेजी से नहीं गिरेगा जब तक कि इसे गिराया ना जाए। लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। इस प्लेन का लास्ट लोकेशन जहां पर ये क्रैश हुआ था, वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर समुद्र में था। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंच गए। समुद्र में यात्रियों के बॉडी पार्ट्स, प्लेन के टुकड़े, सब कुछ पानी में तैर रहा था। इस नजारे को देखकर सभी को ये अंदाजा हो गया कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। समुद्र की गहराई भी अधिक नहीं थी। ये ऑलमोस्ट 50 फीट गहरा था। तुरंत ही कुछ गोताखोर को समुद्र के अंदर भेजा गया, जिसका रियल फुटेज आप देख सकते हैं। पानी के अंदर बिखरे प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े ये साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये प्लेन बहुत ही तेजी से समुद्र से टकराया होगा। प्लेन में सवार सभी 62 लोगों को मौत से लड़ने का मौका भी नहीं मिला। पानी के अंदर फटे हालत में एक कपड़ा मिला। कुछ घंटे बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, जिसमें एक बच्चा वही ड्रेस पहना हुआ था। प्लेन के टेक ऑफ से पहले उसकी मां ने एयरपोर्ट के सामने तस्वीर लिया था। किसे पता था ये तस्वीर उनके लिए आखिरी तस्वीर बन के रह जाएगी। इस नजारे ने सभी की आंखें नम कर दिया। प्लेन का ज्यादातर मलबा 30 से 40 फीट पर ही था, इसलिए प्लेन के पार्ट्स को, पैसेंजर्स के बॉडी को जल्द से जल्द निकाल लिया गया। घटना के अगले दिन दोनों ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया, लेकिन इसका रिपोर्ट आने में अभी वक्त था। उधर इन्वेस्टिगेशन की टीम ऐसे सवालों का पता लगाने में लग गए जो हर किसी के समझ से परे था। प्लेन 11,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा था और महज 20 सेकंड्स के अंदर ही समुद्र से टकरा गया। आखिर इतनी तेजी से कैसे कोई प्लेन गिर सकता है? बोइंग 737 का ग्लाइड रेशियो ऑलमोस्ट 15:1 होता है। आसान भाषा में कहें तो प्लेन के कॉकपिट में जितने भी सारे स्विच है, सबको ऑफ कर दो। इसके दोनों इंजन में आग लगा दो, बैटरी उखाड़ के प्लेन से बाहर फेंक दो और अगर कुछ करने का मन है तो वो भी कर दो। इतना सब कुछ अत्याचार करने के बाद भी अगर ये प्लेन 1 फीट नीचे आएगा तो 15 फीट आगे जाएगा। मतलब कि प्लेन का एल्टीट्यूड अगर 10,000 फीट था तो ये प्लेन करीब 150,000 फीट की दूरी तय कर सकता था और इतना दूर जाने में प्लेन को वक्त तो लग ही जाता। हालत कितनी भी क्रिटिकल हो, इस प्लेन को गिरने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगना चाहिए था।
जबकि ये सिर्फ 20 सेकंड्स में किसी पत्थर की तरह नीचे गिर गया। ये बात इन्वेस्टिगेशन की टीम को हजम नहीं हो रही थी। ये तो वही बात हो गई कि पत्थर और कागज को एक साथ गिराया गया, लेकिन कागज पत्थर से पहले गिर गया। सैटेलाइट के एडीएसबी के डाटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं इस प्लेन का स्पीड पहले तो कम हो गया, लगभग 100 नॉट्स के आसपास, लेकिन अचानक से इसका स्पीड 3.5 गुना से भी अधिक बढ़ गया और इसके ठीक 10 सेकंड्स बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। जो कुछ भी प्लेन में हो रहा था उसे बिना ब्लैक बॉक्स की मदद से सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो गया। खैर, घटना के 2 महीने बाद ही ब्लैक बॉक्स के डाटा को सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया गया और जब इसने सभी सवालों का खुलासा किया तो पूरी की पूरी कहानी एक अलग डायरेक्शन में चली गई। तो आइए देखते हैं ब्लैक बॉक्स का ये रिपोर्ट क्या कहती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार सारे कंफ्यूजन्स के पीछे बस एक ही कड़ी थी, प्लेन का ऑटो थ्रोटल। अब ये ऑटो थ्रोटल क्या होता है? दोस्तों, प्लेन के इंजन के पावर को घटाने या बढ़ाने के लिए इस थ्रोटल को अप या डाउन किया जाता है। ये अलग अलग इंजन्स के लिए अलग अलग होता है। नॉर्मली इन दोनों थ्रोटल को एक साथ ही आगे पीछे किया जाता है ताकि प्लेन का दोनों इंजन स्टेबल कंडीशन में पावर ट्रांसमिट करता रहे। अगर इस थ्रोटल को आगे पीछे कर दिया जाए तो दोनों इंजन एक समान पावर जनरेट नहीं कर पाएगा और प्लेन एक तरफा होकर झुकना शुरू हो जाएगा। इन दोनों थ्रोटल को अलग अलग तब यूज किया जाता है जब प्लेन का इंजन किसी गड़बड़ी की वजह से एक समान थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा हो। सपोज राइट साइड का इंजन थोड़ा कम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे में पायलट राइट साइड के थ्रोटल को थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि दोनों इंजन का थ्रस्ट बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि दोनों इंजन सेम कंपनी का सेम मॉडल होता है, इसलिए इसका थ्रस्ट भी बराबर होता है और पायलट्स थ्रोटल को एक साथ आगे पीछे करते हैं। अब ये तो हुई थ्रोटल की बात। अब समझते हैं ऑटो थ्रोटल किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय थ्रस्ट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, चेकलिस्ट होता है, इन सभी को ध्यान देना पड़ता है। दोनों में से अगर एक पायलट इस थ्रस्ट लीवर को ही अगर पकड़कर बैठा रह जाए तो भाई और कंट्रोल्स को कौन देखेगा। इसीलिए प्लेन के इस थ्रस्ट लीवर को या कहें थ्रोटल को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, यानी कि प्लेन का कंप्यूटर खुद ये डिसाइड करेगा कि कब इस थ्रोटल को आगे या पीछे करना है। इसके लिए पायलट्स को बस ऑटो थ्रोटल के इस बटन को प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद दोनों पायलट्स कॉकपिट के और दूसरे कंट्रोल्स को देखने लगते हैं, चेकलिस्ट को चेक करने लगते हैं। ऑटो थ्रोटल की खास बात ये होती है कि प्लेन का ऑटो पायलट भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी ऑटो थ्रोटल डिस्कनेक्ट नहीं होगा। इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए वापस से इस बटन को प्रेस करना होता है, या फिर अगर पायलट थ्रोटल में अधिक जोर लगाते हैं तो कंप्यूटर ऑटो थ्रोटल को बंद कर देता है। वो सोच लेता है कि पायलट ऑटो थ्रोटल को अपने कमांड में लेना चाहता है, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं है और वो खुद को शट डाउन कर देता है। तो अब आपको ऑटो थ्रोटल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब वापस से आते हैं फ्लाइट 182 के पास। साल था 2013 जब पहली बार एक पायलट ने इंजन नंबर 2 के थ्रोटल में कुछ गड़बड़ी महसूस किया। इंजीनियरिंग टीम ने इंजन नंबर 2 की सफाई करके फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में भी चेक किया, पर उन्हें कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आया। लेकिन पायलट्स की शिकायतें और बढ़ने लगी। इंजीनियर्स की टीम हर बार की तरह इंजन की जांच करते और उन्हें कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आता। शिकायतों का ये सिलसिला 8 सालों तक चलता रहा और इन 8 सालों में इंजीनियर्स की टीम ये पता लगाने में नाकाम रहे कि आखिर गड़बड़ी कहां पर है। फाइनली एयरलाइन कंपनी ने प्लेन के इंजन को ही चेंज कर दिया, इस उम्मीद से कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। प्लेन में ये प्रॉब्लम अब भी मौजूद था। पायलट्स ने ये नोटिस किया कि जब जब इन थ्रोटल में प्रॉब्लम होती है तब थ्रोटल नंबर 1 आसानी से मूव हो जाता है, जबकि दूसरा थ्रोटल हार्ड होकर अटक जाता है। कई बार पायलट्स इसे देखते और मैनुअली एक साथ कर देते। अब क्योंकि ऐसा बस कुछ सेकंड्स के लिए हो रहा था, इसीलिए पायलट्स को कई बार तो ये पता भी नहीं चलता कि प्लेन में ऐसा कुछ हुआ भी है। इस फॉल्टी थ्रोटल की वजह से दोनों इंजन के थ्रस्ट में थोड़ा बहुत बदलाव तो हो जाता था, जिसकी वजह से प्लेन का डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत बाएं दाएं हो जाता।
लेकिन क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट में उड़ान भरता है इसलिए ये ऑटो पायलट प्लेन को तुरंत सीधा कर देता है और कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स को पता भी नहीं चलता कि ऑटो थ्रोटल में फॉल्ट हुआ, प्लेन का डायरेक्शन बिगड़ा, लेकिन ऑटो पायलट ने उसे सही कर दिया। दोस्तों ये प्रॉब्लम भले ही 8 सालों से थी पर ये उतना डेंजरस नहीं था। इसी वजह से एक दशक गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी प्लेन हादसा इस फॉल्टी थ्रोटल की वजह से नहीं हुआ, सिवाय श्रीविजय एयरलाइन फ्लाइट 182 के। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि आप कूड़े से ढेर सारे पत्थर को उठा के ले आते हैं और एक एक करके तालाब में फेंकने लगते हैं। ऐसा करने से क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उस पत्थर से कोई मछली मर जाए? वेल नहीं। एक तो इतना छोटा सा पत्थर है, इतना धीरे धीरे फेंका जा रहा है और इतना बड़ा तालाब है, कोई चांस नहीं। अगर पत्थर मछली को लग भी जाए तो मछली नहीं मरने वाली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पत्थर फेंकने का काम आपको 8 सालों तक करना है, दोस्तों अब आपको 1-2% लग रहा होगा कि नहीं यार मछली मर भी सकती है इतने सालों में। सपोज इन 8 सालों में आपके हाथों में आम पत्थर की जगह कोई नुकीला पत्थर आ जाए, फिर आपने उसे पानी में फेंक दिया। ठीक उसी वक्त कोई मछली उछलकर पानी के ऊपर आया और वो नुकीला पत्थर सीधे मछली के आंख में जाकर लगी और मछली का वहीं पर काम तमाम हो गया। देखो मुझे पता है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला कि नुकीला पत्थर भी मिल जाए, मछली भी उछलकर पानी से बाहर आ जाए और वो पत्थर सीधे मछली के आंख में जाकर लगे, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल भी नहीं है। हजारों पत्थर में आपको एक ना एक नुकीला पत्थर मिल जाएगा। मछलियां कई बार उछलकर पानी से बाहर आ जाती है। अगर ये सारे सीक्वेंस मिलकर एक कड़ी में जुड़ जाए तो हाँ मछली मर जाएगी और एक ऐसा काम जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी पॉसिबल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही सीक्वेंस हमें देखने को मिला श्रीविजय एयरलाइन फ्लाइट 182 में। इसका क्रैश होना इम्पॉसिबल था। यही वजह है कि ये 8 सालों तक फॉल्टी ऑटो थ्रोटल के साथ उड़ान भरता रहा। 9 जनवरी 2021 को कुछ ऐसी इम्पॉसिबल कड़ियां एक साथ जुड़ गई जो इस प्लेन को क्रैश कराने वाला था। टेक ऑफ के बाद एटीसी ने कहा कि 29,000 फीट पर जाकर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। प्लेन टेक ऑफ करके ऑटो पायलट में एल्टीट्यूड गेन कर रहा था। ऑटो थ्रोटल प्लेन के स्पीड को मेंटेन कर रहा था। प्लेन में यात्रियों की संख्या कम थी और प्लेन का स्पीड अधिक होने की वजह से ये तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। उसी एयरपोर्ट से एक और प्लेन ने टेक ऑफ किया था, इसलिए एटीसी ने फिर से फ्लाइट 182 को कांटेक्ट किया और कहा कि आप 11,000 फीट के एल्टीट्यूड में बने रहें। अब पायलट ने प्लेन के स्पीड को थोड़ा कम कर दिया। अब ऑटो थ्रोटल ऑटोमेटिकली पीछे आना शुरू हो गया और यहीं पर हो गई गड़बड़ी। राइट साइड का लीवर अचानक से रुक गया जबकि लेफ्ट साइड का लीवर पीछे आता रहा। राइट साइड के लीवर के रुक जाने से राइट साइड का इंजन का थ्रस्ट 91% पर फिक्स हो गया, जबकि लेफ्ट साइड का इंजन का थ्रस्ट कम होते होते 60% पर आ गया। एक समान थ्रस्ट ना मिलने की वजह से प्लेन थोड़ा लेफ्ट की ओर मुड़ने लगा। मौसम की खराबी की वजह से घना कोहरा था। बाहर के नजारे को देखकर ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल था कि प्लेन का आखिर पोजीशन क्या है, इसलिए पायलट्स ने इस थोड़े से झुकाव को नोटिस नहीं किया। कैप्टन ऑटो पायलट में कमांड डाल रहे थे, उधर को पायलट एटीसी से बात कर रहा था। उधर राइट साइड का लीवर अभी भी अटका हुआ था। प्लेन का राइट इंजन अभी भी 91% थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। उधर प्लेन का ऑटो थ्रोटल प्लेन के स्पीड को कम करने के चक्कर में राइट साइड के थ्रोटल को वो नीचे कर पाया नहीं क्योंकि वो अटक चुका था, इसलिए उसने लेफ्ट साइड के थ्रोटल को और कम कर दिया। अब प्लेन के दोनों इंजन के थ्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। एक इंजन का पावर 91% था, वहीं दूसरे इंजन का पावर लगभग 40%। इतने बड़े डिफरेंस की वजह से प्लेन और भी तेजी से लेफ्ट की ओर झुकने लगा। दोनों में से किसी भी पायलट्स की नजर अटके हुए थ्रोटल पर नहीं गई। अब दोनों के थ्रस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, जिससे प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ना शुरू हो गया। अब ऑटो पायलट ने ये सेंस कर लिया कि प्लेन लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, इसलिए वो प्लेन को सीधा करने में लग गया। इसके लिए प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन के योक को राइट की ओर मोड़ दिया। ये योक कनेक्टेड होता है प्लेन के एलिरॉन से। ये एलिरॉन्स प्लेन के झुकाव को सीधा कर सकता था, लेकिन ऑटो पायलट की भी एक सीमा होती है। ये 19% से अधिक एलिरॉन्स यूज नहीं कर सकता। इट मीन्स अगर प्लेन थोड़ा सा
झुका है तो ऑटो पायलट उसे सीधा कर देगा, लेकिन अगर प्लेन ज्यादा झुक जाए तो प्लेन का योग 19% पर ही अटक जाएगा। बात करें फ्लाइट 182 की तो ये लगभग 37 डिग्री लेफ्ट की ओर झुक चुका था और इतने अधिक झुकाव को ऑटो पायलट सीधा नहीं कर सकता था। यहाँ पर जल्द से जल्द दोनों में से किसी एक पायलट को मैनुअली योग का इस्तेमाल करके प्लेन को सीधा करना चाहिए था और अटके हुए थ्रस्ट लीवर को सीधा करना चाहिए था, लेकिन अब तक भी इन दोनों पर किसी का ध्यान नहीं गया और फाइनली कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हो गया। बैंक एंगल यानी कि प्लेन एक तरफ झुक चुका है। इसके बाद आगे क्या हुआ इसे हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। सपोज आप एक पायलट हैं, प्लेन बादलों के बीच फ्लाई कर रहा है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप ऑटो पायलट सेट करने में बिजी हो, नीचे के इंस्ट्रूमेंट्स में आपका ध्यान नहीं है, तभी एक अलार्म बजता है बैंक एंगल, यानी कि प्लेन झुक चुका है, जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लो। आपने सामने देखा प्लेन का योग राइट की ओर झुका हुआ है, यहाँ पर आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होगा? आप तुरंत ही प्लेन के योग को पकड़कर लेफ्ट की ओर मोड़ देंगे ताकि प्लेन का ये झुकाव सीधा हो जाए। फ्लाइट 182 के पायलट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन पायलट को ये पता नहीं था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुका था और ऑटो पायलट प्लेन के योग को राइट की ओर मोड़ रहा था, लेकिन 19% के लिमिटेशंस की वजह से ऑटो पायलट प्लेन के योग को मोड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पर अगर पायलट प्लेन के योग में जोर लगाकर राइट की ओर मोड़ता तो ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता और प्लेन का झुकाव सही हो जाता, लेकिन पायलट ने यहाँ पर गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि प्लेन का योग राइट की ओर झुका है तो प्लेन भी राइट की ओर ही झुका होगा, जबकि ये लेफ्ट साइड की ओर झुका था। इसीलिए उन्होंने प्लेन के योग को ठीक उसी ओर मोड़ दिया जिस डायरेक्शन में प्लेन झुका था। यही वजह है कि प्लेन का झुकाव अचानक से बढ़ गया। प्लेन का नोज धरती की ओर पॉइंट करते हुए नीचे गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में ये क्रैश हो गया। एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये पाया कि इस हादसे के पीछे बहुत सारे कारण थे। मेंटेनेंस टीम ने फॉल्टी ऑटो थ्रोटल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और इसी तरह से 8 सालों तक ये प्लेन उड़ान भरता रहा। पायलट्स प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रहे थे, वो बाहर के नजारे को देख भी नहीं पा रहे थे। अगर देख लेते तो शायद उन्हें ये एहसास हो जाता कि प्लेन एक तरफ झुका हुआ है। पायलट्स के लगातार कंप्लेंट्स के बाद भी इस प्लेन को 8 सालों तक उड़ाया गया। मुझे लगता है इस प्लेन को ग्राउंडेड कर देना चाहिए था जब तक कि उन्हें पता न चल जाए कि आखिर प्लेन के ऑटो थ्रोटल में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम दावे के साथ ये नहीं कह सकती कि आखिर 8 सालों से प्लेन के उस ऑटो थ्रोटल में हो क्या रहा था। क्या ऐसा दूसरे प्लेन में भी हो सकता है? वेल, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स का पता लगाने के लिए प्लेन में हो रहे कंप्लेंट्स को देखा जाता है। अगर बार बार किसी प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स में कोई गड़बड़ी देखी जा रही है और उसे मेंटेनेंस के बाद भी सही नहीं किया जा रहा, उस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बाद भी प्लेन को उड़ाया जा रहा है, तो ये एयरलाइन कंपनी की सबसे बड़ी गलती है। कंप्लेंट्स किए बस इसीलिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसे सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ऐसा ही एक प्लेन था बोइंग 737 मैक्स। बैक टू बैक 2 प्लेन हादसे एक ही फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण हुआ और वो था MKS। इस प्लेन क्रैश के बाद पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंडेड कर दिया गया। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।